हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। और इसमें ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 है। कौन सा है? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो कि सेक्शन 19 के साथ जो है ना वो डील करता है फेडरल एक्साइज एक्ट। तो इसका ये पार्ट 1 जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा, कुछ चीज़ें मैं बाद में जो है ना उसको जो पार्ट सेकेंड है मैं इसको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। अगर आपने जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आपने फाइंड करना है, तो आपने सिंपल क्या करना, आपने जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाइएगा तो आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट में सब आपको जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सबको आपको मिल जाएंगे। अब तक जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो सबको आपको जो है ना वो लेक्चर प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं कि फेलियर टू फाइल रिटर्न, ठीक है, फेलियर टू फाइल रिटर्न। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जिस तरह पहले बताया था कि रिटर्न से क्या मतलब है। देखिए, हम फेडरल एक्साइज एक्ट को पढ़ रहे हैं ना, हम फेडरल एक्साइज एक्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसमें रिटर्न क्या हो जाती है। मैंने जिस तरह पहले बताया था कि रिटर्न क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर जो आप जो टैक्स अथॉरिटीज़ है, FBR है, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैंने फ़िलहाल गुड्स जो है ना वो प्रोड्यूस किए हैं, इनकी इतनी क्वांटिटी की जो है ना वो प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, मैंने इतना जो है ना एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी पे किया है, या जो है ना मैंने इतना एक्साइज ड्यूटी मज़ीद जो है ना वो पे करना है, ठीक है। तो सारे इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, आप इसके ऊपर क्या करते हैं, इस जो रिटर्न है, इसे फॉर्म है, उस पर भरते हैं और क्या करते हैं, BR को जो है ना वो देते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं अगर आप जो है ना अपना फाइल जो है ना वो रिटर्न जो है ना वो जमा नहीं करवाते टैक्सिंग अथॉरिटीज़ को, तो आपके ऊपर जो है ना क्या पेनल्टीज जो है ना आपके ऊपर जो है ना वो इम्पोज हो सकती है। पहली ये तो ये है कि आपके ऊपर जो है ना 5,000 इसका फ़ाइन है जो कि आपके ऊपर जो है ना वो लगना है। नंबर 1 हो गया। फिर वो कहते हैं इफ़ पे विद इन 15 डेज, वो ठीक है। वो कहता है अगर आपने अपना रिटर्न जो ना फाइल किया है फिर विद इन 15 डेज़ के अंदर, यानी ड्यू डेट गुजर जाए इसके 15 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है, ड्यू डेट गुजर जाए इसके 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल किया, ठीक है, तो आपके ऊपर है ना 100 रुपीज़ पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। जितना भी आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, ठीक है, जितनी दिन जो है ना आप लेट करेंगे, इतने हिसाब से क्या अगर आपको ऊपर हर दिन के हिसाब से आपको 100 रुपया जो है ना वो लगना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने ये अपने से बनाई है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ताकि एक आम सा जो स्टूडेंट है, ताकि एक मीडियोकर और जो एक एवरेज किस्म का स्टूडेंट है उनको भी जाना ये बात समझ जो है ना वो आ जाए, ठीक है। अब देखिए मैंने एग्जांपल इसको देखते हुए मैंने एग्जांपल बनाई है, ठीक है। मैं एक मिसाल करता हूँ कि ड्यू डेट क्या है, आपने रिटर्न फाइल आप रिटर्न करनी एक्साइज ड्यूटी का, उसका ड्यू डेट क्या है 15 नवंबर 2021 है, ठीक है। अब इस तरह होता है कि आपने जो अपना रिटर्न फाइल कर दिया, आपसे जो है ना वो ड्यू डेट गुजर गया, कितना था 15 नवंबर 2021 है। अब आपसे ड्यू डेट गुजर गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, 21 नवंबर को क्या किया, अपना रिटर्न जो है ना वो फाइल कर दिया, यानी ठीक है 5 दिन बाद आपने क्या किया, अपना रिटर्न क्या कर दिया, फाइल कर दिया टैक्स अथॉरिटीज़ के बाद। अब चूंकि यहाँ पर क्या ये 15 दिन ड्यू डेट की 15 दिन की अंदर अंदर क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, अपना रिटर्न जो है ना वो फाइल करते हैं, ठीक है। ये ड्यू डेट गुजर गया, इसके 5 दिन के अंदर 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 क्या करते हैं, अपना फाइल रिटर्न करते हैं, ठीक हो गया। तो ये इन 15 डेज़ के अंदर अंदर ड्यूरेशन है, ठीक हो गया। लिहाजा जितना आप लेट करेंगे इतने हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया जो है ना आपको हर डे के हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब आपने जो है ना वो लेट कितना किया है, 5 दिन के हिसाब से ना आपने क्या लेट किया है, इसका ड्यू डेट कितना 15 था, आपने जो है 21 नवंबर को अपना रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हर डे के हिसाब से कितना है 100 रुपये है, ये इसको अपने याद रखें 100 रुपया पर डे के हिसाब से। तो 5 को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, टोटल क्या होगा, आपने 500 रुपया करना पड़ा, अपने अपने जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इन केस आप 15 दिन के अंदर अंदर क्या करते हैं, अपना रिटर्न जो है ना वो फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने इन 15 डेज़ के अंदर भी जो है अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपको कौन सा जुर्माना देना पड़ेगा। ज़ाहिर है आपको फिर ये 5,000 का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने अपना रिटर्न ड्यू डेट के बाद जो 15 डेज़ है उसके अंदर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो फिर आपको कौन सा जुर्माना अदा करना पड़ेगा, पेनल्टी आपके ऊपर कौन सा इम्पोज होना है। तो फिर आपको 500 रुपया जो है ना वो अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, जो 5,000 रुपया जो है ना आपको देना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटीज़ को एज ए पेनल्टी के तौर पर, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दी है ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल जो है ना वो क्लियर हो जाए, इसका यहाँ से क्या मतलब है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना ये चीज़ जो है ना वो समझ आ गई होगा, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा, ठीक है।
अच्छा, फिर वो कहते हैं शॉर्ट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह इसका मतलब ये है कि ड्यूटी आपकी, मिसाल में एग्जांपल लेता हूँ, ड्यूटी आपको पे करना था 100 रुपया, आपने पे कर दिया 50 रुपया। तो इसका मतलब क्या है, आपने ड्यूटी क्या कर दिया, कम पे कर दिया, जितना बनता था आपने पे नहीं, इतना उतना पे नहीं किया, लिहाजा इसके ऊपर जो ना आपके ऊपर पेनल्टी जो ना वो इम्पोज की जाएगी। वो यहाँ पर कहते हैं आपके ऊपर या 1000 रुपीज़ नहीं, सॉरी 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, या 15% विच एवर इज़ आर। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको जाना, जो मैंने सेल टैक्स एक्ट को मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर जो मैंने पेनल्टीज पढ़ाई थी, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर पढ़ाया था कि 10,000 और 5% विच एवर इज़ हायर का क्या मतलब है। मैं दोबारा जाना ये चीज़ जो है ना वो पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा चीज़ ये कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जो है ना वो मसला होगा, या तो उसको फिर ढूंढना पड़ेगा पिछले लेक्चर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं 10,000 या 5%, अगर आप क्या करते हैं शॉर्ट पेमेंट ऑफ ड्यूटी करते हो, जुर्माने के तो देना पड़ेगा। इसका क्या विच एवर इज, इसका क्या मतलब है। मिसाल के तो हम एक सपोज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सपोजिशन करते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं। हम कहते हैं मिसाल के तो आपने जो ना वो जो शॉर्ट पेमेंट की, मैंने कहा सपोज यू पे, यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ स्किप किया, यू पे लेस ड्यूटी ऑफ अमाउंट 3 लाख रुपए की आपने ड्यूटी क्या की है, कम पे कर दी है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, ये 5% किसके ऊपर लगेगा, ऑफ द ड्यूटी लगेगा, ठीक है, जितना आप कम पे करते हैं। लिहाजा अपना ड्यूटी कितने पे की, 3 लाख रुपए की कर दी है, ठीक है। तो 5% क्या होगा, ये इस पर लग जाएगा, इसको से चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 15,000 आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10,000 और 5% विच इज़ हायर। अब मुझे ये बताइए, ये 15,000 तो आपने 5% के ऊपर चार करके ये वैल्यू निकाली है, और दूसरी वैल्यू क्या है 10,000, जो यहाँ पर वो बात कर रहा है, ठीक है 10,000। तो इसमें से कौन सी वैल्यू हायर है, ये वैल्यू जो है ना वो हायर है, जो 15,000 वाली। लिहाजा आपने जो क्या करना है, 15,000 जो हायर अमाउंट है उसको एज ए पेनल्टी के तौर पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स अथॉरिटीज़ को जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक दूसरा केस लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं एक दूसरा केस लेता हूँ, मैं कहता हूँ सपोज करो आपने क्या किया, अपना जो पेनल्टी की मद में आपने जो अमाउंट कम पे की थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपीज़ थी, ठीक है। वो कितनी थी, अमाउंट कितनी थी, 1 लाख रुपीज़ आपने कम पे की थी एक्साइज ड्यूटी की मद में। लिहाजा क्या होगा, आपके ऊपर क्या क्या करें, 5% क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट कितनी आएगी, 5,000 आ जाएगी, जबकि यहाँ पर कितनी है 10,000 और 5% विच इज़ हायर। जबकि क्या होगा, यहाँ पर क्या करो आप 10,000 भी लिख दोगे, ठीक है। तो इसमें से कौन सी अमाउंट आई, एक अमाउंट आपने 5% लगा के जो है ना वो निकाली, और दूसरी क्या है, एक 10,000 जो कि यहाँ पर गिवन है। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सी है, ये 10,000 जो है ना वो हाईएस्ट ज़ाहिर है। तो आपको 10,000 देना एज ए पेनल्टी के तौर पर जो है ना टैक्स अथॉरिटी जो FBR है उनको एज ए पेनल्टी के तौर पर क्या करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया है कि इसका क्या मतलब है, 10,000 और 5% विच इज़ हावर इज विच एवर इज़ हायर, इसका क्या मतलब है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना वो समझाया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल जो है ना वो क्लियर होगी, आपका कोई जो है ना वो कंफ्यूजन जो है ना वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन जो है इस तरह पूछा जा सकता है, देखिए जो इसमें से क्वेश्चन जो बनता है ना वो इस तरह पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, Idris make a short payment of Rs 3 lakh in respect of excise duty. What amount of penalty he will have to pay? ये इस तरह से क्यूज बन सकता है, ठीक है। Idris make a short payment of Rs 3 lakh in respect of excise duty. What amount of penalty he will have to pay? तो आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, आपने यही कॉन्सेप्ट जो है ना आपने क्या करना पड़ेगा, ये ले जाना वो लगाना पड़ेगा, और फिर आपने बताना पड़ेगा कि कौन सा जो है ना ड्यूटी जो है ना वो जितनी अमाउंट बनती है वो आपने ऑप्शन जो है क्या करना है, दुरुस्त करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ है ना, ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जहन में याद रखना पड़ेगा, 10,000 और 5%। अभी क्या करना पड़ेगा, आपने जिस तरह मैंने ये बताया 3 लाख के ऊपर जाना आपने इस तरह 5% लगा दिया, तो जो ज़्यादा हुआ तो उसको आप जो ना 15,000 ज़्यादा हुआ तो आपको आपने क्या करना है, जो ज़्यादा हुआ उसको आपने क्या करना है, अमाउंट टिक कर देनी है, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट जो है ना इस तरह MCQ इस तरह आ सकता है, उसकी एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है, कैसे अमाउंट फाइंड करना है, वो आपने इस तरह जो है ना प्रोसीजर लगा के आपने वो अमाउंट फाइंड कर देना है, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होगा ये कॉन्सेप्ट और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा डियर फ्रेंड, फिर वो आगे आ जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स से जो एक जैसे अलग कैटेगरीज है, ठीक है। अलग कैटेगरीज में ये चीज़ें जो है ना आ जाती है, उनका सबका फ़ाइन क्या है, या इनके ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट है, जो इनके ऊपर जो है ना वो पनिशमेंट है, उनके ऊपर जो है ना वो सारे जो 4 केसेज है या मतलब इनके ऊपर सेम है, ठीक है। लिहाजा इनको एक कैटेगरी में जो है ना वो डाल दिया है, ठीक है। और ये सारा क्या है, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के हवाले से आप कोई 2 नंबरी करते हैं तो वो सारा इसे डील करता है, ठीक है। पहला यहाँ पर ये है
कि प्रोवाइड इनकरेक्ट और अनट्रू डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट। आप क्या करते हैं, कोई डिक्लेरेशन जो है ना वो उसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो ठीक प्रोवाइड नहीं करते, कोई सर्टिफिकेट है इसमें इंफॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं टैक्स एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड आप डिक्लेरेशन क्या करते हैं, अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं प्रोवाइड करते। ठीक हो क्या, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कहते हैं वो काउंटरफीट और फाल्सिफाई एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, काउंटरफीट और फाल्सिफाई अपने डॉक्यूमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया है जो कि दिखने में जो है ना वो बड़ा ओरिजिनल लगता है, लेकिन असल में क्या है वो फेक है। ठीक है, जिस तरह एक नोट नहीं होता है, नोट एक ओरिजिनल भी होता है, एक फेक भी होता है। अब ये फेक नोट क्या होता है, वो ओरिजिनल की तरह ही जो है ना वो लगता है अगर आप इसको जो है ना सही तरह चेक ना करें। ठीक है ना, तो इस तरह जो डॉक्यूमेंट जो है ना आप क्या करते, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट जो है ना वो सबमिट करवाते हैं जो कि दिखने में ओरिजिनल लगता हो लेकिन असल में क्या हो वो फेक हो। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, ये क्या करना पड़ेगा, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कंडीशन मैं साथ बता रहा हूँ। ठीक है, इनके ऊपर सबके ऊपर फाइन और ये प्रिजन है सारे क्या है सेम है। ठीक है, पहले मैं कंडीशन सारे चीज़ें जो है ना वो बता रहा हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब दूसरा कहते हैं फेल्स और रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। आपने टैक्स मामला मेथड से रिलेटेड जो है ना वो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ को इसको हाइड कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा केस होगा, इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हैं ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को। अच्छा, देश पूर्व आगे वो कहता है कि सेलिंग सिगरेट्स, ये सिगरेट नहीं है, इसका स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ये अक्सर जो है ना वो जो करेक्ट स्पेलिंग नहीं है उसमें से जो है ना वो आ जाते हैं कि सिगरेट की स्पेलिंग क्या है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। वैसे अंग्रेज़ी में जो करेक्ट स्पेलिंग है ना वो इसमें से वो कभी पीसी वाले पूछ लेते हैं। सेलिंग सिगरेट्स एक वर्ड मैंने और भी आ जाता है, ये अक्सर जो है ना वो वर्ड पूछा जाता है। सेलिंग सिगरेट्स एट प्राइस लोअर देन रिटेल प्राइस। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि जो भी चीज़ होगी ना उसका प्राइस कौन फिक्स करेगा, उसको रिटेलर जो है ना वो क्या करेगा, उसको रिटेल प्राइस पे क्या किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा। ठीक है, अब रिटेल प्राइस को कौन फिक्स करता है, इसको मैन्युफैक्चरर जो है ना वो उसको रिटेल प्राइस को फिक्स करता है। ये मैंने आपको जो मेरा लेक्चर नंबर 6 या 7 हुआ था उसमें मैंने ये बताया था कि रिटेल प्राइस को कौन फिक्स करता है, मैन्युफैक्चरर यानी जो प्रोड्यूस करता है गुड्स को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब अगर क्या करता है अपनी सिगरेट को क्या करते हैं, वो रिटेल प्राइस से कम बेचते हैं। ठीक है, अब इसके रीज़न क्या, आप पूछेंगे इसके रीज़न क्या है। ठीक है, इसको कम भी क्यों बेचते हैं। अब इस तरह होती है ना कि आप जो है ना कोई जो सिगरेट होती है आप क्या करते हैं उसको स्मगल करके जो है ना वो लाते हैं। ठीक हो गया, स्मगल करके लाते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं आप कोई ड्यूटी जो है ना वो पे नहीं करते। ठीक है, लिहाजा इनके ऊपर आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता, लिहाजा हम क्या करते हैं आप उसको बहुत कम रेट पे जाना उसको क्या करते हैं बेचते हैं, इवन रिटेल प्राइस से भी कम रेट पे जाना वो बेचते हैं। क्यों बेचते हैं, क्योंकि ऊपर जो है ना आपने कोई ड्यूटी जो है ना वगैरह जो है ना वो स्मगल होकर आती है, उसके ऊपर आपने कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, लिहाजा आप उसको कम प्राइस पे जो है ना वो बेचते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं कि अगर आप जो है ना वो प्राइस पे जो है ना वो बेचते हैं, सेटिंग प्राइस एट ए प्राइस लोअर देन, अगर आप जो है ना वो इनका प्राइस जो है ना वो रिटेल प्राइस से कम प्राइस पे जो है ना वो उसको क्या करते हैं फिक्स करते हैं, तो क्या होगा, ये अलाउ में क्या करता है, ये अलाउड नहीं है। आपको रिटेल प्राइस पे ही जो है ना उसको बेचना पड़ेगा, इसे आप कम जो है ना वो आपसे इसे बेच नहीं सकते। ठीक हो गया, तो इसमें अच्छा इसके ऊपर ये सारे जो कंडीशन मैंने बताए A B C D जो बताए, इसके ऊपर जो है ना वो जो फाइन कितना है और जो है ना पेना जो उसके ऊपर जो है ना इम्प्रिजनमेंट कितना है वो कहते हैं इसके ऊपर जो है ना 20,000 रुपये आपको जो है ना वो जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। नंबर 1, ठीक हो गया, 20,000 रुपये आपको जुर्माने के तौर पर जो है ना वो देना पड़ेगा। ये आप अगर ये जो चारों पॉइंट्स मैंने बताए हैं A B C D आप क्या करते हैं उनको ये ऑफेंस को जो है ना आप कमिट करते हैं। ठीक हो गया, नंबर 1। यहाँ पर एक बात जो है ना वो अपने जहन में रखनी है, वो कहता है यहाँ पर एक क्लॉज बी दिया है ना। ठीक है, क्लॉज बी, ये क्लॉज बी कौन सा था, ये वाला था, ये वाला जो है ना क्लॉज बी था। ठीक है, वो किससे रिलेटेड था क्लॉज बी, वो काउंटर फीट और फाल्सिफाई एंड इन डॉक्यूमेंट, यानी आपको क्या करते हैं डॉक्यूमेंट को जो है ना कोई फेक डॉक्यूमेंट जो है ना उनको देते हैं। जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है ओरिजिनल नहीं होते बल्कि आप क्या करते हैं फेक डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल बना के पेश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये ऑफेंस जो है ना वो क्रिएट करते हैं, वो कहते हैं कमिट करते हैं तो आपको ना एडिशनल अमाउंट आपको देने पड़ेगी, यानी आपको 20,000 रुपया तो देना पड़ेगा, 20,000 रुपये। इसके अलावा जो क्लॉज बी है ना इसने स्पेसिफाई कर लिया, वो कहता है आपको मजीद जो है ना एडिशनल अमाउंट क्या करना पड़ा, आपको 1,00,000 रुपया जो है एडिशनल अमाउंट भी जो है आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, पड़ेगा, और साथ साथ आपको 5 साल की इम्प्रिजनमेंट भी आपको कैद की सज़ा भी जो है ना वो मिलेगी। ठीक है, आपको एडिशनल अमाउंट क्या करना है, 1,00,000 रुपये भी देना पड़ेगा और आपको 5 साल की सज़ा भी जो है ना वो भुगतनी
भुगतनी पड़ेगी अगर आप जो क्लास बी का जो है ना ऑफेंस है आप क्या करते हैं उसको कमिट करते हैं। वो किससे रिलेटेड है? क्लास बी का ऑफेंस वो काउंटरफीट और फाल्सीफाई एनी डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया? ये मैंने आपको बता दिया कि आपको 20,000 रुपया तो देने पड़ेगी, वो तो सब केस में देने पड़ेगी ये, लेकिन इसने स्पेसिफाई कर लिया कि आपको अगर आप बी कमिट करते हैं, क्लास बी को कमिट करते हैं ऑफेंस को, तो आपको जो है ना 20,000 के इन एडिशन तो 20,000 के अलावा आपको 1,00,000 रुपया भी जन देना पड़ेगा और साथ साथ 5 साल की सज़ा भी जन आपको भुगतनी पड़ेगी। ठीक हो गया? तो इसको जना अपने जहन में जना वो रखना है साथ साथ। ठीक हो गया? अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो पहला कैटेगरी था ना वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, यानी डॉक्यूमेंट से जो आप दो नंबरी करते हैं वो इससे रिलेटेड था। अब दूसरा आ जाते हैं गुड्स से रिलेटेड। ठीक है? उस लिहाज से आप क्या करते हैं, 2 नंबरी करते हैं। ठीक है? तो वो इससे जो है ना वो डील करता है। ठीक है? ये मैंने कैटेगराइजेशन किया ताकि इसको रिमेंबर करना जो है ना वो इसको आसान हो जाए। ठीक है? कैटेगराइज किया मैंने। पहला ये इलीगल रिमूवल और स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने क्या कि ये कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पर आपने 1,00,000 की प्रोडक्ट्स, कोई किसी भी प्रोडक्ट्स जो है ना आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, 1,00,000 की जो है यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए। अब आपने इस तरह किया कि जो 1,00,000 के जो 1,00,000 में से 50,000 यूनिट जो है ना आपने वहाँ पर फैक्ट्री में रख दिए हैं ताकि जो भी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर आएगा वो उसको देखेगा। ठीक है? तो वो उनके ऊपर जो है आप अपने उसको ज़ाहिर कर देना कि आप इसके ऊपर जो है ना वो ड्यूटी पे करते हैं। लेकिन जो 50,000 जो गुड्स आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसको क्या करते हैं, कहीं किसी और जगह पे जो है ना वो ले जाते हैं, और उसका मकसद क्या हो जाते हैं ताकि उसको एक्साइज ड्यूटी आपको पे ना करना पड़े, यानी आप उसको छुपाते हैं। ठीक है? आपने 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, आपने जो है ना 50,000 फैक्ट्री के अंदर रख दिए और 50,000 यूनिट जो है किसी और जगह पे जो है आपने मुंतकिल कर दिए। इसलिए मुंतकिल किए ताकि आपको इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करना पड़े, यानी आप उसको छुपा रहे हैं टैक्स अथॉरिटीज से। तो इस सूरत में क्या होगा, आप ये ऑफेंस जो है ना आप कमिट करते हैं। ठीक हो गया? ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है? आगे इसकी जो है ना वो कंडीशन भी आ गई कि उसके ऊपर पेनल्टी कितनी पड़ेगी। ये पहला हो गया। ठीक है? दूसरा वो कहते हैं इन एनी वे कंसर्न्ड इन कन्वीइंग, रिमूविंग और डिस्पोज। ये मैंने पहले बताया इलीगल रिमूवल और स्टोरेज ऑफ गुड्स। ठीक है? इन एनी वे कंसर्न्ड इन कन्वीइंग, रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स। अच्छा इसमें डेढ़ सुनी से आ जाता है ना कि एक बंदा जो है ना वो जानता है कि फ़लाँ बंदा जो है ना ये जो गुड्स जो है ना इनको जो है ना वो रिमूव कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि किसी और जगह पे जो है ना वो उनको मुंतकिल कर रहा है ताकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी से बच जाए। अब एक बंदे को इस इंफॉर्मेशन के बारे में जो है ना वो पता है कि फ़िलहाल शख्स जो है ना ये 2 नंबरी कर रहा है, ये जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो एक्साइज ड्यूटी से जो है ना सामान को जो गुड्स इन्हें प्रोड्यूस किया उसको छुपा रहा है। एक बंदे को पता है, लेकिन जो है ना फिर भी जो है ना वो क्या करता है, वो जो है ना वो टैक्स अथॉरिटीज़ को बताता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो इतना ही जो है ना वो कसूरवार है, जुर्म तो उतना ही जुर्म में शरीक है जितना वो बंदा खुद जो है ना दूसरा बंदा जो है ना जो असल में जो है ना वो कमिट कर रहा है। ठीक है? तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी जो है ना जो बंदा जो है ना वो इनको इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी 2 नंबरी के बारे में पता है लेकिन वो बता नहीं रहा। ठीक है ना? इसका मतलब क्या, ये एक अबेटर है। अबेटर क्या मतलब, किसी जुर्म में मदद कर देना। ठीक है ना? अबेटर करना इसको या कनायब करना, इसके लिए एक लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। तो ऐसा क्या होगा, ये ऑफेंस जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आगे वो कहता है, अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पर कहता है फ्रॉडुलेंट इवेजन ऑफ ड्यूटी जो कहा जाता है। ठीक है? अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका मकसद क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है? इसका तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है, मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। आपने क्या किया है कि एक फैक्ट्री के अंदर आपने कोई खुफिया जगह जाना वो एक आपने जो है ना वो ढूंढी हुई है। ठीक है ना? एक उसको फाइंड किया है कि ये फिलहाल जो है ना खुफिया जगह का आपने कोई तहखाना बनाया या कोई भी जो है ना एक खुफिया जगह है। ठीक है? आपकी फैक्ट्री के अंदर, यानी आपकी जो फैक्ट्री की प्रीमिसेस है इसके अंदर। ठीक है? अब आपने क्या किया, कुछ गुड्स क्या किया आपने कहना ज़ाहिर कर दिए हैं और कुछ गुड्स क्या किए उसको आप अंदर तहखाने के अंदर है ना बिल्कुल छुपा रखे, यानी फैक्ट्री के अंदर जो है ना किसी जगह पे आपने छुपा के रखे हैं। ठीक है? अब क्या करते हैं, उसको किस लिए छुपाएं, ताकि आप क्या कर सकें, उसको एक्साइज ड्यूटी ना पे करना पड़े और उसको जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है उससे जो आप क्या कर सके उसको छुपा कर सके। तो ऐसी सूरत में अगर आप क्या करते हैं ये एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा, ये ऑफेंस जो है ना वो कंसीडर होगा। ठीक है? अब इस सूरत में क्या था, आप किसी और जगह जो है ना वो मुंतकिल कर देते हैं वो गुड्स, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप फैक्ट्री के अंदर जो है ना आप क्या करते हैं ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उनको छुपाते हैं। ठीक है? ठीक है? तो ये क्या होगा, ये ऑफेंस जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। आप ये सवाल भी कर सकते हैं कि जनाब वाला मैंने जो है ना वो गुड्स जो है ना मैंने किसी जगह पे तो रिमूव नहीं किया, मैंने तो फैक्ट्री के अंदर ही रखे हैं, नहीं, बल्कि आपने भाई आपने छुपाए रखे हैं, आपने फैक्ट्री के अंदर ऐसी जगह पे छुपाए रखे हैं जाके जो जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको पता ही ना लग जाए। बेशक आपने फैक्ट्री के अंदर ही क्यों ना रखे हो, लेकिन आपने छुपाए तो है ना, तहखाने में रखे हैं, किसी और जगह पे जो ना खुफिया जगह पे आपने रखे हैं, लिहाजा ये क्या होगा, ये ऑफेंस जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा।
अच्छा, क्लेम्स अंदर, अच्छा क्लेम्स अनड्यू एडजस्टमेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये एडजस्टमेंट क्या है? इन जो इनपुट टैक्स है उनकी एडजस्टमेंट की जाती है आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने विद एग्जांपल्स, ये मैंने आपने इस तरह करना है कि आपने जो मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, प्लेलिस्ट में आपने जाना है फेडरल एक्साइज एक्ट का, और वहाँ पर लेक्चर नंबर 3 को आपने जाना वो देखना है, उसको आपने निकालना है, उसको आपने पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जो है ना एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर क्लिस्टल जो है ना वो हो जाएगा। मैंने एग्जांपल के थ्रू जो है ना वो समझाए हैं, लिहाजा अगर आप पहली बार जो है ना वो वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप एडजस्टमेंट से क्या मतलब है। तो आप इस वीडियो में जाएगा जो लेक्चर नंबर 3, ठीक है, फेडरल एक्साइज एक्ट का, वहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एडजस्टमेंट से क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता। तो वो कहता है अगर आप एक अनड्यू तरीके से आपका एडजस्टमेंट बनता नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं उसको क्लेम करते हैं, ठीक है, लिहाजा ये क्या होगा, ये एक ऑफेंस जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्यूटेबल गुड्स, ये सी ई पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्यूटेबल गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस, कंट्रावेंशन का मतलब ये है उनकी वायलेशन की है, यानी इस एक्ट की जो है ना आप वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रावेंशन का मतलब ये है। तो वो कहते हैं कि आप, अच्छा इसका इसका एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने क्या कहते हैं एक जो है ना फैक्ट्री में जो है ना कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं आप इसके ऊपर जो है ना वो आप एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो पे कर रहे हैं, ठीक है। अब साथ साथ जो है ना आप कोई और फैक्ट्री भी साथ साथ जो है ना वो चला रहे हैं, ठीक है, साथ साथ कोई और फैक्ट्री भी चला रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है ना आप जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके ऊपर जो है ना आप उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर छुपा के जो है ना वो चला रहे हैं जो टैक्सेशन अथॉरिटी से, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर आप ऐसा एक्टिविटी करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, और आप उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करते, छुप के चला रहे हैं, इसका मतलब ये आप कोई एक्साइज ड्यूटी तो पे नहीं कर रहे हैं ना, छुप के आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मतलब ये है आप ये एक ऑफेंस जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एक फैक्ट्री है, इसके ऊपर आप मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक फैक्ट्री है, इसके ऊपर आप चला रहे हैं, एक फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या करते हैं आप जो है ना ठीक ठाक जो है अपना एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ एक और जो है ना फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इसके ऊपर आप क्या करते हैं फैक्ट्री एक्साइज ड्यूटी पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा वो कहते हैं कि ये भी एक ऑफेंस जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 मैंने बताया कि ये जो सारों कंडीशन मैंने बताई हैं, ABCDE, सॉरी 5 कंडीशन मैंने बताई हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं तो आपके पास क्या पेनल्टी होगी, आपको क्या होगा 50,000 जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा, 50,000 और 5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है, विच इज़ हायर। वो क्या करना पड़ा आपको पेनल्टी के तौर पर जो है ना वो देना पड़ेगा। अभी क्या है 50,000 और 5 टाइम्स से जो है ना वो क्या मतलब है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू जो है ना वो समझाता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट जो है ना 50,000 और 5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी विच एवर इज़ हायर, इससे जो है ना वो क्या मतलब है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैं एक ये वाला केस लेता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं कहता हूँ ये वाला केस, क्लेम्स अनड्यू एडजस्टमेंट। आपने एडजस्टमेंट की बाद में जो है ना वो एडजस्टमेंट के बाद में जो है ना आपने क्या किया, पैसे जो है ना वो क्लेम किए थे, लेकिन वो आपके पैसे नहीं बनते थे, ठीक है, वो अनड्यू थे, ठीक है, आपके बनते नहीं थे, इसका कहने का मतलब ये है। तो मैं एक सपोर्ट लेता हूँ कि आपने एडजस्टमेंट की बाद में जो है ना आपने क्या किया 1 लाख रुपये जो है आपने क्या किए थे, क्लेम किए थे, ठीक हो गया, टैक्स अथॉरिटी से आपने लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर सुनो, वो कहता है 50 और 5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 5 टाइम्स है ना, ये 5 क्या करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट के साथ, जो कि जो अनड्यू है ना वो एडजस्टमेंट है, ठीक है, हम सपोज करते हैं। तो 5 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आप क्या करते हैं ये टाइम्स है, गुन्ना है, ठीक है, 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते फिर क्या बनती हो जाती है, अमाउंट क्या आ जाती है 50 जो है ना वो क्या आ जाती है 5 लाख रुपये जो है ना वो आ जाती है, ठीक है। ये 1 लाख है और ये क्या है 5 लाख रुपए आ जाती है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ पर कहते हैं 50,000 रुपये और 5 टाइम्स। तो आपने क्या करना है यहाँ पर 50,000 भी लिखना है इनके साथ, और ये क्या है जो आपने 5 मल्टीप्लाई करके जो है ना वो अमाउंट जो है ना वो आई है, ठीक है। तो ये 50 के मैंने लिखा है, मतलब ये की का मतलब 1000 है, ठीक है, 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000। तो इसमें से कौन सा हाई कौन सा, इसमें से जो है ना वो 5 लाख रुपया जो है ना वो हाई है। तो आपने क्या करना, ये अमाउंट क्या करना है पेनल्टी के तौर पर जो है ना वो देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं वो 50,000 और 5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी विच एवर इज हायर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा 5 लाख रुपया ज़्यादा है जो आपने क्या किया 5 के साथ मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आपने निकाली है, ठीक है,
या जो 50,000 रुपये जो यहाँ पर जो है ना वो गिवन है, ठीक है, इन दोनों को अपने सामने रखना है। तो जो ज़्यादा है वो एज ए पेनल्टी के तौर पर आपको देना पड़ेगा। मैं एक दूसरा केस लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिया था, आपने कहा था कि आपने जो है ना अनड्यू जो है ना एडजस्टमेंट क्लेम किया था 1 लाख रुपये। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने 5,000 रुपये जो है ना वो क्या लिए थे, अनड्यू एडजस्टमेंट की मद में क्लेम किए थे और टैक्स अथॉरिटी से आपने लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5 टाइम, तो आपने क्या करना इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या आ गया जवाब 25,000 रुपये जो है ना वो आ गए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे क्या गया 5 5 25 हज़ार रुपये आ गए। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर 50,000, तो उनको सामने अपने रखना है, फिर 50,000 सामने रखना है और फिर क्या किया आपने 25,000 होगा, ठीक है। तो उनको कंपेयर करने के कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है 50,000 रुपये जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको 50,000 रुपये एज ए पेनल्टी के तौर पर जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, वो अदा करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस अगर आपका जो अनड्यू एडजस्टमेंट है वो 5,000 है या 5,000 से कम है, तो उस सूरत में आपको 50,000 रुपये जो है ना वो देने पड़ेंगे। ये मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है, एग्जांपल दी है, ठीक है। तो ये इसको कहने इसका कंसेप्ट मतलब कि 50,000 और 5 टाइम्स ड्यूटी विच रहा है, इस कंसेप्ट को जो है ना वो समझाने के लिए मैंने ये जो है ना वो आपको जो है ना एग्जांपल दिया ताकि आपको बिल्कुल जो है ना वो जो है ना वो क्लियर क्लिस्टल जो है ना वो हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा डे स्टूडेंट वो आगे लिखा हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट भी आपको मिल सकती है। इम्प्रिजनमेंट कितने 5 साल की जो है ना आपको कैद की सज़ा भी मिल सकती है और बोझ या दोनों चीज़ें भी जो है ना वो फ़ाइन भी और प्रेजेंट में और 5 साल की सज़ा दोनों चीज़ें जो है ना आपको भी मिल सकती हैं और बोझ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है ना आपने याद रखना। अगर कोई क्या करते हैं, अगर आप ये ऑफेंसेस जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप लिखे हैं ये 5 ऑफेंसेस ये आप कमिट करते हैं तो आपको ये भुगतना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये इसमें से एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि फातिमा क्लेम एन अनड्यू एडजस्टमेंट ऑफ आरएस 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ये साथ जो है ना वो गिवन होगा, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी ही विल हैव टू पे। तो आपने सिंपल जो है ना वो आपने क्या करा, तो आपने जो है ना वो याद रखनी है, ठीक है ना। अभी ये क्या है, मैंने एक बार ये बताई, ये चारों जो कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई हैं ये ABC थी, तो इसमें से क्या था ये वाला केस मैंने लिया, ठीक है। इन सब को आपने याद रखना चाहिए। आपको ये भी अमाउंट ये भी याद रखना चाहिए कि उस पर जो है ना 50,000 और 5 टाइम्स आप ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, आपको क्या पेनल्टी के तौर पर जो है ना वो पे करना पड़ेगा। तो ये सारी क्या होगी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको ये याद है, ठीक है। ये एमसीक्यू आ गया तो डायरेक्ट क्या करना है 1 लाख है, तो इस तरह मैंने जिस तरह ये प्रोसीजर बताया कि आपने क्या करना है 1 लाख का क्या करना है, ये 5 टाइम्स को इस तरह मल्टीप्लाई करना है, ये अमाउंट जो है ना वो निकालनी है, जो भी ज़्यादा हुआ तो आपको जो आंसर हमें आएगा, जो ज़्यादा अमाउंट आएगी उसको आंसर में क्या करना है, उसको अगर है वो अमाउंट तो आपने क्या करना है उसको टिक करना है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू इस तरह जो है ना डियर स्टूडेंट ये बन सकता है। मैंने आपको यहाँ पर लिखा है और उसकी जो इसको इस अमाउंट को फाइन करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी, इस अमाउंट को फाइन करने के लिए क्या होगा, आपको पहले जो है ना वो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि 50,000 आप 5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी। अब इसको निकालने का कैसे आप इसको निकालेंगे, ये तरीका आपने जो है ना वो अप्लाई करना है जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया, ठीक हो गया। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। अब इसका जो है ना मैं पार्ट सेकेंड जो है ना वो मैं लाऊंगा, ठीक है। वो भी साथ में उसको जैसे वीडियो में बता मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट मैं आपको एक बता दूं कि ये जो फेडरल एक्साइज एक्ट है इसका जो सेकंड लास्ट लेक्चर था, ठीक है। इसका सेकंड लास्ट लेक्चर था। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आखिरी लेक्चर होगा और फिर हमारा जो फेडरल एक्साइज एक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये फेडरल एक्साइज एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या था सेकंड लास्ट लेक्चर था जी। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, वो लास्ट लेक्चर होगा फेडरल एक्साइज एक्ट का, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग जो है ना अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस फ्रीली अवेलेबल कंटेंट से जो है ना वो फ़ायदा उठा सके। और इसके अलावा जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो जो है ना वो कैसी लगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।